brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में 2 विषयों पर बात होगी। पहली बड़ी खबर है नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों को लेकर। आज कैबिनेट की मीटिंग थी, जिसके बाद कैबिनेट के प्रवक्ता और देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने 2 अहम फैसलों के बारे में देश को बताया। संसद के विशेष सत्र और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ये ऐलान हुए, इनके निहितार्थ समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे सेब के बारे में। ये सेब जिसके बारे में डॉक्टरों ने इतना कहा कि हम सबको रट गया कि रोज एक खाओ तो डॉक्टर से रहोगे दूर। पर क्या सेब महंगा होने वाला है या सेब के किसान परेशान हैं? और इस परेशानी का अमेरिका कनेक्शन क्या है? ट्रंप के समय ऐसा क्या हुआ था जो अब नहीं हो रहा है और जिसके चलते इंपोर्ट ड्यूटी हट रही है और सेब के किसान कह रहे हैं कि हमको दिक्कत हो रही है। पर दिक्कत में सिर्फ सेब के किसान आ रहे हैं या अखरोट के किसानों की भी दिक्कत जानना ज़रूरी है। और ये दिक्कत राजनीति प्रेरित है या सरकार के तर्कों में दम है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी तो सरकार ने कम की है। इन दोनों विषयों को समझना होगा विस्तार से, क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन से जुड़े हैं। कभी तो सीधे भोजन के रूप में, कभी किसानों के रूप में, कभी उनकी उपज के रूप में। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपनी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की वीडियो देखते हैं और उन्हें देश के सम्मान से जोड़ते हैं, या फिर इंदिरा गांधी और रिचर्ड निक्सन के पुराने डायलॉग्स का जिक्र किया जाता है और सम्मान और अपमान की भाषा को नया संदर्भ मिलता है, तब ये भी जानना ज़रूरी है कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो फैसले करते हैं उनका देश की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो आइए इन्हीं सब विषयों के साथ शुरू करते हैं लल्लन टॉप शो। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उज्ज्वला योजना, जिसके तहत केंद्र सरकार गरीब लाभार्थियों को गैस का चूल्हा, जिसको स्टोव बोलते हैं, सिलेंडर और पहला भरा सिलेंडर और कनेक्शन का जो पैसा और उसके लिए जो गारंटी जमा होनी होती है ऑयल कंपनियों के पास, ये सब मुफ्त देती है। ये उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी। इस योजना में सरकार अब 1650 करोड़ रुपए बढ़ा रही है। और क्यों बढ़ा रही है? ताकि 74 लाख और महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जा सके। यानी लाभार्थियों की संख्या में 74 लाख का बढ़ावा किया जाना है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के काम के कंप्यूटरीकरण की भी विस्तृत शुरुआत हो गई है। एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है ई-कोर्ट्स मिशन। इसके फेज 3 के लिए भी 7,200 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर घरेलू LPG के दाम में 200 रुपए की कमी की थी और तब बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम औसतन 1100 रुपए से घटकर 900 रुपए हो गया था। उज्ज्वला योजना के तहत ये नए लाभार्थी तो जुड़ रहे हैं, पर इससे पहले अब तक 9 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा गैस कनेक्शन देने का नरेंद्र मोदी सरकार दावा करती है। और ई-कोर्ट, इस मिशन के जरिए ई-फाइलिंग को आसान बनाने, कोर्ट के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने और जो डेटा है कोर्ट का उसे क्लाउड स्टोरेज की सुविधा देने की योजना है। और साथ ही सभी कोर्ट्स में 4400 से ज़्यादा ई-सेवा केंद्र बनाए जाने की योजना भी है। अनुराग ठाकुर से सुनिए और इस जानकारी के बारे में। इन ई-कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। अब पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना के लिए ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा। लेगेसी रिकॉर्ड जो है उसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी। अब उज्ज्वला और सिलेंडर तो हमें पता है, तो सीधे सीधे समझ में आ गया, लेकिन ये ई-कोर्ट मिशन थोड़ा सा तकनीकी चीज हो गई है। और तकनीकी चीज आए तो जाना चाहिए विद्वानों की, एक्सपर्ट्स की शरण में, कि पता तो चले कि इस फैसले से क्या अदालतों में आम आदमी का जीवन या वकीलों का जीवन आसान होगा और कानूनी मामलों को लेकर हमारी समझ कुछ बढ़ेगी।
डिजिटल इंडिया एंड एक्सेस टू जस्टिस के लिए ई कोर्ट्स का फेजेस 1 और 2 के बाद फेज 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फेज 3 से हम डिजिटल, ऑनलाइन एंड पेपरलेस कोर्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ जाएंगे और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन एरर्स कम हो जाएंगे, प्रोसेसेस भी क्विक होने लगेंगे और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा मिलेगा। आप कहीं से भी बैठ के फाइलिंग, हियरिंग, कोर्ट की पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। एक बेनिफिट आएगा कोर्ट रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन से, ताकि अच्छे से रिकॉर्ड्स मेंटेन होने लगेंगे। पहले फाइल्स खो जाते थे या फिर डैमेज हो जाते थे, इससे लॉसेस और डिलेज काफी रहते थे। एक और फायदा होगा वर्चुअल कोर्ट्स और वर्चुअल हियरिंग्स का। इसका बहुत रेलेवेंस आया था कोविड पीरियड के टाइम और सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली एनकरेज किया है वर्चुअल हियरिंग्स के लिए। अभी भी बहुत सारे कोर्ट्स वर्चुअल या फिर हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल में आपके पास ऑप्शन रहता है फिजिकली या वर्चुअली अटेंड करने का, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। फायदा बहुत सारे होते हैं वर्चुअल हियरिंग्स का, बिकॉज इससे जो डिलेज रहते हैं वो कम हो जाते हैं। आने जाने के खर्चे और टाइम वेस्ट फॉर अटेंडिंग द हियरिंग्स और जो अवेलेबिलिटी इश्यूज रहते हैं लिटिगेंट्स, विटनेसेस या फिर लॉयर्स का, वो इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। कुछ लोगों का कंसर्न रहता है अबाउट द डिजिटल डिवाइड इशू, इन केस आपके पास इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का एक्सेस ना हो। उसके लिए कोर्ट्स में जो ई सेवा केंद्र होते हैं उसका आप फायदा ले सकते हैं। कैबिनेट के फैसलों के बाद अब रुख करते हैं सेब और अखरोट का, भारत और अमेरिका का। ये बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार इसका जिक्र होगा, ये रिपीट होगी। ये बात है इंपोर्ट ड्यूटी उर्फ आयात शुल्क। मान लीजिए कोई देश किसी दूसरे देश से कोई सामान आयात करता है, तो जो देश सामान भेज रहा है उसे एक तय शुल्क चुकाना होता है, एक टैक्स देना होता है, और ये एक टैक्स दिया जाता है सामान मंगवाने वाले देश को। मान लीजिए हमारा देश भारत है, ये मानने की ज़रूरत नहीं है, और हम अमेरिका से अखरोट मंगवाते हैं, तो अमेरिका हमें उस अखरोट पर देगा इंपोर्ट ड्यूटी। इसी टैक्स को इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क कहा जाता है। अब ये तय कौन करेगा कि अमेरिका हमें कितनी इंपोर्ट ड्यूटी देगा? हम तय करेंगे, सामान खरीदने वाला देश तय करेगा। किसी चीज़ पर जितनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होगी उस चीज़ का दाम उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि तब वो सामान इतना महंगा हो जाए कि उसका इंपोर्ट कम हो जाए, क्योंकि वो घाटे का सौदा हो जाए, उसकी खपत भी कम हो जाए। ऐसा कई बार होता है। अब कहानी को ले चलते हैं साल 2018 में। इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने तब एक फैसला लिया, कहा कि भारत से आने वाली स्टील के जो प्रोडक्ट हैं उस पर अमेरिका 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, और जो एल्युमिनियम के बने प्रोडक्ट होते हैं उस पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। यानी हमारे देश का बना माल जब अमेरिका में बिकेगा तो उसकी लागत बढ़ जाएगी इस इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, और इससे क्या होगा? हमारे देश के कारोबार का होगा नुकसान। जब ट्रंप ने यह फैसला किया तब हमने भी पलटवार किया, पर यह जान लें कि ट्रंप ने यह फैसला सिर्फ भारत के लिए नहीं किया था। कई देश जहां से सामान बनकर अमेरिका आता था वहां के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के इस औचक निर्णय के पीछे वजह क्या थी? दरअसल इस साल ट्रंप अपने देश में गिरती हुई लोकप्रियता से परेशान थे। चीन से व्यापारिक झगड़ा पाल रखा था, और तब चीन समेत कई देशों से आने वाली स्टील और एल्युमिनियम के सामान पर ड्यूटी बढ़ाई गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को बहाने की तरह रखा गया था, और स्थानीय मीडिया ने इसके लिए एक टर्म गढ़ा था, ट्रंप टैरिफ। भारत ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में। WTO एक ऐसी संस्था है जो देशों के बीच होने वाले व्यापार पर नजर रखती है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिकी सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी। कुछ हासिल नहीं हुआ तो भारत सरकार ने पलटवार की कार्रवाई की थी, और ये कार्रवाई थी अमेरिका से भारत आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की। कुल 28 चीजें थीं। इसमें 3 चीजों का प्रमुखता से उल्लेख हो रहा था, सेब, अखरोट और बादाम। भारत सरकार ने इन सामानों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी पर 20% का इजाफा कर दिया। इसे बदले की कार्रवाई की तरह देखा गया, हिसाब चुकता हो गया। पर यह हिसाब चुकता होते होते कैलेंडर में साल लग गया 2019 का। अमेरिका में चुनाव की तैयारी चल रही थी, ट्रंप की कुर्सी जाने वाली थी। चुनाव हुए तो जो बाइडेन आए। कोरोना और लॉकडाउन में जो समय लगा सो लगा, लेकिन उस दरमियान ये तैयारी शुरू हो गई कि अमेरिका ने भारत पर ट्रंप के ज़माने में जो वीजा टैक्स लगाए थे उन्हें कम किया जाए। दूसरी तरफ WTO में भी मामला चल रहा था। इन सब के बीच आता है जून 2023। इस महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा तय होती है। 21 से 23 जून तक चले इस दौरे के ठीक पहले भारत सरकार ये ऐलान करती है कि वो सारी चीज़ें जिन पर हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, जिसमें सेब, अखरोट और बादाम शामिल हैं, इनसे जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी हमने लगाई थी उसको हम हटा देंगे।
अमेरिका ने भी कहा कि हमारी सरकार ने आपकी स्टील और एल्युमिनियम पर जो टैरिफ लगाया था, जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, वो भी हम वापस ले लेंगे। 12 सितंबर को दोनों देशों के इन वादों की आधिकारिक घोषणा हो गई। अब अमेरिका से भारत आने वाले सामान पर पुराना आयात शुल्क ही लगेगा। और ये पुराना आयात शुल्क कितना है? अगर अमेरिका से कोई सेब बिकने के लिए हिंदुस्तान आता है तो उस पर 50% का इंपोर्ट शुल्क लगता है। अखरोट और बादाम अगर आते हैं तो 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इस पर जो एक्स्ट्रा 20% लगाई गई थी ट्रंप के ज़माने में, उसे हटा लिया गया है। अब ये पूरी प्रैक्टिस तो हमने आपको समझा दी, पर इसके और निहितार्थ क्या हैं, एक्सपर्ट से समझते हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ साल पहले जब अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर ड्यूटीज बढ़ाई थी, तो उसके रिटेलिएशन में भारत ने कई चीजों के ऊपर तकरीबन हाफ ए डजन प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज इम्पोज की थी, जिसमें से एसेंशियली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें चिकपी है, एप्पल है, वॉलनट है, आमंड्स हैं। तो इस तरीके की जो भारत में जो इंपोर्ट्स आते हैं अमेरिका से, उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगाई गई थी। दैट वाज इन रिटेलिएशन टू जो अमेरिका ने पहले एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर ड्यूटी से बढ़ाई थी। तो वो जो ड्यूटीज जो आप जिसकी चर्चा करना चाहते हैं या उस समझने की हम प्रयास कर रहे हैं, वो ये था कि भाई जैसे कि एप्पल के ऊपर 20% एडिशनल ड्यूटी लगाई गई थी जो अमेरिका से एप्पल इंपोर्ट होगा भारत में, यानी अभी 50% ड्यूटी है एप्पल इंपोर्ट के ऊपर, तो उसके अतिरिक्त अमेरिकन प्रोड्यूस जो आएगा भारत में उसके ऊपर 20% और ड्यूटी थी। तो ये जो ड्यूटीज हैं, ये अलग अलग जो मैंने आपको फसलें बताई हैं, वो विड्रॉ कर दी गई हैं। और ये जो विड्रॉल के ऊपर जो देख रहे हैं हम, जो रोष किसानों में है, वो तो आप समझते ही हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, ये जो ड्यूटी जो थी, जो पहले लगाई गई थी यूएस के ऊपर, उसका एक बैकग्राउंड है। कहने का मतलब, ये ड्यूटी एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में लगाए गए थे। आपको याद होगा कि 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने, या अमेरिका कहते हैं जिसको, उन्होंने क्या किया, सेक्शन उनका एक 232 है, जिसके अंडर में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया और बहुत सारे कंट्रीज से एल्युमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट होता है, उस पर उन्होंने ड्यूटीज लगा दी। इंडियन स्टील जो यहाँ से जाती है और यहाँ से जो इंडियन एल्युमिनियम जाता है, उस पर भी 25% 10% की ड्यूटी लग गई थी। और काफी कंट्रीज का और इंडिया का भी ये कहना था कि ये जिस तरीके से ड्यूटी लगाया गया है, इंक्रीज किया गया है, ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के उल्लंघन में है, जिसको हम WTO कहते हैं। तो एक तो लोगों ने डिस्प्यूट्स लॉन्च किए WTO में, और कंट्रीज ने रिटेलिएटरी मेजर्स भी लिए थे। सो भारत सरकार ने भी रिटेलिएटरी मेजर लिया और उन्होंने क्या किया, यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज बढ़ा दी MFN रेट से ज्यादा। सो MFN रेट होता है जो सारे कंट्रीज पे बराबर लगता है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट। तो जैसा कि आपने सही कहा कि एप्पल पे 50% की ड्यूटी थी, वॉलनट पे 100% की ड्यूटी थी, सभी कंट्रीज पे लगती। लेकिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज उन्होंने हमारे साथ हमारे स्टील और एल्युमिनियम पे इस तरह की ड्यूटी लगाई बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, जो कि WTO के रूल्स के संगत में हो, तो उस पे इन्होंने 20% ड्यूटी बढ़ा दिया। अब वो ड्यूटी अब हटाने की बात हुई है। उसका रीजन यही है कि इंडिया और यूएस ने, इन दोनों ने अपने अपने डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व कर लिया है, और उन्होंने हमारे स्टील और एल्युमिनियम पे ड्यूटी हटा दी है। तो हमने कहा है हम भी आपके आलमंड्स हो, एप्पल और बाकी जिन प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगी थी, वहां पे हम उसको वापस MFN रेट पे ला दें। अब आते हैं विवाद पर। सेब से इंपोर्ट ड्यूटी कुछ घट गई तो ये परसेप्शन बना कि अमेरिका से आने वाला सेब हो जाएगा सस्ता। एक लेयर और जोड़ दीजिए, बाहर के सस्ते सेब की खपत बढ़ेगी तो देश के सेब के किसानों का नुकसान होगा। ये सेब के किसान कहाँ पर हैं? ये हैं जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। सेब के किसानों की चिंता क्या है, ये जानिए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। कि भाई जो इस वक्त वॉशिंगटन एप्पल यहाँ इंपोर्ट होता था, वो अगर $1.40 में यहाँ होता था, उसके ऊपर जो है मान लीजिए 130 रुपये किलो यहाँ पर इंपोर्ट आयात होता था, उसके ऊपर जो है 70% आयात शुल्क लगता था। तो वो बॉक्स जो है 20 किलो का यहाँ पर लगभग 3500 से 4000 के आसपास पहुँचता था, और मार्केट में उसको जो है लगभग 4500-5000 के करीब बेचा जाता था। और जब ये इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है,
इससे लगभग 600 से 700 रुपये का नुकसान 20% घटाने से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के ऊपर होना है। इसके अलावा जो है 27 उत्पादों के ऊपर घटाया गया है, जिसमें कि अखरोट है, बादाम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर घटाया गया। ये रिटेलिएशन में 2018 में जब स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर अमेरिका ने जो है आयात शुल्क को बढ़ाया था और उस वक्त रिटेलिएशन में 28 उत्पादों के ऊपर बढ़ाया गया, तो हमें भी लगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसानों बागवानों को कि भाई हमारा आयात शुल्क बढ़ने से हमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। लेकिन वॉशिंगटन स्टेट का बड़े वक्त से जो है वो वहाँ पर बाइडन के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि इसको घटाया जाए और उन्होंने निश्चित रूप से भारत सरकार से ये आग्रह भी किया। और अभी जो ये G20 थी, इस दौरान हम किसानों बागवानों को जो है एक अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इससे किसानों बागवानों को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ भारत में पोल्ट्री जो है उसको भी खोल दिया जाएगा, पोल्ट्री इंडस्ट्री को, और साथ में जो है जैसे आपका बेरीज़ है, चाहे वो ब्लू बेरीज़ है या अन्य बेरीज़ है, ड्राई बेरीज़ है, उन सब के लिए भी जो है वो रास्ता खोला गया है भारत का। और ये एक बड़ा किसानों बागवानों के लिए दुख की बात है। किसान है तो राजनीति है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं। वहां उनकी पार्टी की सरकार है। कुछ वक्त पहले तक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई थी। आपदा से आई बर्बादी और राहत कार्यों का मुआयना कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार अमरीकी किसानों की मदद कर रही है। सेब का इंपोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर लिया है। जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियां खरीद रहे हैं, उनका दाम उन्होंने घटा दिया है। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है जिनका नुकसान हुआ है। फिर आया नरेंद्र मोदी सरकार का जवाब। सरकार ने बताया कि अमरीकी बादाम पर रेगुलर इंपोर्ट ड्यूटी ही लगेगी, एक्स्ट्रा वाली ड्यूटी हटाई गई है, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया। सरकार के बयान में और क्या है, इस उपाय से देश के सेब, अखरोट और बादाम उत्पादकों पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप सेब, अखरोट और बादाम के प्रीमियम मार्केट खंड में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर संबंधित बेहतर उत्पाद मिलेंगे। ये सरकारी भाषा है। अभी पीयूष गोयल का बयान भी सुनवाएंगे। कुल जमा वो बात ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के खलीते में पैसा ज़्यादा है और वो बाजार में जाके अच्छी क्वालिटी का अखरोट बादाम खरीद सकते हैं, उन्हें अब वैरायटी मिलेगी और मार्केट में कंपटीशन रहेगा, तो कंज्यूमर फायदे में रहेगा। आगे और क्या कहा, पीयूष गोयल की जबानी सुनिए। उन्होंने भारत के निर्यात पे जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें हमें राहत दी, और हमने जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें राहत दी, जिसमें सेब या अखरोट वगैरह भी है। लेकिन जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है, वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, यूएसए पे लगती है। उसमें कोई छूट नहीं है, कोई ड्यूटी कम नहीं की गई है। ये अतिरिक्त रिटेलिएटरी ड्यूटी, और उससे कोई आयात कम नहीं हो रहा था, उससे कोई आयात में फर्क नहीं पड़ रहा था, यूएसए को फर्क पड़ रहा था, दूसरे देशों से आ रहा था। अब वापस सभी देशों का एक ही ड्यूटी हो गई है, जो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बातें सुन ली पक्ष विपक्ष की, अब गणित समझते हैं। भारत में सेब कितना पैदा होता है? 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक कुल 24.37 लाख टन सेब पैदा होता है। जम्मू कश्मीर के इलाके में 17.19 लाख टन और हिमाचल के इलाके में बाकी 6.44 लाख टन। ये पैदाइश का आंकड़ा है, पर खपत इससे कहीं ज़्यादा है देश में सेब की। इसलिए हम सेब को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। कितना आयात करते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 4.5 लाख टन। अब 2019 में जब हमारी सरकार ने अमेरिका के सेब पर अपना टैक्स बढ़ा दिया था, तब से लेकर अब तक अमेरिकी सेब का इंपोर्ट कम हो गया। तो ये 4 से 4.5 टन जो है, ये फिर कहाँ से आता था? सरकारी विज्ञप्ति में है कि अमेरिका पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से दूसरे देशों को लाभ हुआ, अमेरिकी सेब की हिस्सेदारी घटी। और जब घटी तो क्या टोटल इंपोर्ट भी घटा? नहीं घटा। इसके बजाय तुर्की, इटली, चिले और ईरान और न्यूजीलैंड
इन देशों से सेब भारत आने लगा तो उनके निर्यातकों को फायदा हुआ, अमेरिका को घाटा हुआ, वजह बने ट्रंप। सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि स्क्रीन पे जो चार्ट है उससे कि कैसे अमेरिका की जब आवक कम हुई तो दूसरे देशों को मजबूती हुई। और एक ट्रिविया ये भी है कि उसी दौर में, उससे कुछ पहले हमने चीन से भी सेब खरीदा था, लेकिन फिर चीन से हमने इस खरीद को रोक दिया था। इसकी वजह क्या थी? इंडियन एक्सप्रेस अखबार में हरीश दामोदरन की रिपोर्ट छपी थी। वो बताती है कि साल 2017 में जो चीन से सेब आया था उसमें कीड़े लगे हुए थे, इनको कहा गया मिली बग पेस्ट, और तब से भारत ने चीन से सेब खरीदना बंद कर लिया, हाथ जोड़ लिए। अब जब सेब का इंपोर्ट एक मजबूत स्थिति में वापस आ रहा है तो किसान इस पर कितना परेशान हो। आपने किसानों को सुना, सत्ताधारी दलों को सुना, प्रवक्ताओं को सुना, आंकड़े सुने। अब सुनिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा को। एक टाइम ऐसा भी था जब भारत के पास तकरीबन 44 कंट्री से इंपोर्ट होता था एप्पल, वो भी एक टाइम था। मेरा मानना है कि देखिए, जितना हम इंपोर्ट्स को खोलेंगे या उसको रखेंगे कि भाई बाहर से आना चाहिए, तो इंपोर्ट जितनी ड्यूटी कम करेंगे उतना इंपोर्ट बाहर से ज्यादा आएगा। लेकिन किसानों की जो चिंता है वो हम समझने का प्रयास करें। किसानों की चिंता ये है कि जब जितना बाहर से इंपोर्ट आ रहा है, वो जो हमारी जो क्षमता है किसानों की वो मार्केट कर पाए अपने प्रोड्यूस को, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हमारे किसान चाहते हैं कि हम जो प्रोड्यूस है एप्पल जो है, हमारे देश का जो एप्पल है वो ज्यादा देश में हम उसका मार्केट क्रिएट कर पाए। लेकिन जो बाहर से इंपोर्ट आते हैं तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो हमारी डोमेस्टिक एप्पल के जो फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, उनको सहना पड़ता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप ना भूलें कि भारत के किसान ये डिमांड करते आ रहे हैं लगातार कि उनकी जो एप्पल की ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वो 100% कर दी जाए ताकि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट कर पाए। एक तरफ तो किसान हमारे कह रहे हैं कि 100% ड्यूटी करिए, एक तरफ हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि साहब वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आता ये कॉम्पिटिटिव का जो डेफिनेशन है, ये कॉम्पिटिशन कोट अनकोट जिसको हम यूज करते रहते हैं। आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव मतलब है कि किसी का लाइवलीहुड जो है उस पर अगर मार पड़ती है तो ये कॉम्पिटिटिव कैसे हुआ? मुझे लगता है कि हमारे को चाहिए कि हम अपने देश के किसानों का हित का बचाव करें, ना कि अमेरिका के किसानों के हित के हम बचाने की बात करें। ये क्यों नहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स इस बात को समझते हैं कि भी हमें अपने किसानों को बचाना है, उनको लाइवलीहुड देना। हमारा किसान तो आज हम जानते ही हैं कि इतने गंभीर संकट से गुजर रहा है, ये भी हम जानते हैं। ये भी हम जानते हैं कि उसकी इनकम बॉटम ऑफ द पिरामिड है सारे देश में। अगर बाकी इनकम्स के निस्बत देखा जाए तो वी आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड जहां तक कि फार्मिंग इनकम की बात है। ऐसे समय में आपने कहा कि सब कॉम्पिटिटिव हो जाए कोट अनकोट, विदाउट रियलाइजिंग कि वहां पर कितनी ड्यूटीज जो इम्पोज की जाती हैं, उसके ऊपर कितना उनको सब्सिडीज कितनी उनको मिलती हैं उन देशों को। वो हम वर्कआउट नहीं करते हैं कि प्राइसेस क्यों कम होते हैं उन देशों में, इज बिकॉज ऑफ द मैसिव सब्सिडीज दे गेट फॉर देयर प्रोडक्शन। तो वो जो मैसिव सब्सिडीज है उसका खामियाजा जो है हमारे किसानों को भुगतना पड़ता है। ये शंका भी है कि सरकार कह रही है कि मार्केट बड़ा है, कंपटीशन होगा और पहले से इंपोर्ट अच्छा था, तो किसान अभी क्यों सवाल उठा रहे हैं। यही सवाल हमने पूछा बिजनेस टुडे टीवी के संपादक सिद्धार्थ जराबी से। मैं कश्मीर में पैदा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि कश्मीर के सेबों का स्वाद दुनिया में और कहीं नहीं। और एक पर्टिकुलर वैरायटी जो मैंने बचपन से देखी है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है, उसको अम्बरी कहा जाता है। अब अम्बरी का तो कोई जवाब नहीं है, ना तो न्यूजीलैंड से है ना अमेरिका से है। अब किन्नौर के जब जो सेब हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में कंपटीशन देना शुरू किया कई सालों से, और हिमाचली किन्नौरी सेब पूरे देश भर में बिकना शुरू हुआ। तो कंपटीशन तो देश में भी हो रहा है, अब विदेशी कंपटीशन तो सेकंड बात है। अब दूसरी बात, जो ये मशीन से उगाए जाते हैं और सब्सिडी दी जाती है, इसमें एक बात जरूर है कि अमेरिका, और मैं केवल उसकी बात करूंगा, उसमें वहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिलती है। डेयरी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में सब्सिडी दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सच्चाई ये भी है कि सरकार के अगर हम प्रस्ताव को देखें तो मैं बार बार इसको दोहराऊंगा कि ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स नहीं अलाउ हुए हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये एडिशनल ड्यूटी हटने के कारण बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्या। और एक आखिरी बात इस विषय पे, जब हम ये चर्चा करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं,
हमें कुछ समय भी देना पड़ेगा कि मार्केट में प्राइसिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगी। ग्राहक चीज़ क्वालिटी के लिए भी लेता है और पैसा भी देख के लेता है, तो क्वालिटी की गुणवत्ता और उसका दाम दोनों का मेलजोल होगा। अगर क्वालिटी के विषय पे कंसर्न्स हैं तो वो कंसर्न्स के कारण क्या ग्राहक अपना बिहेवियर, परचेज का बिहेवियर चेंज करेंगे? तो ये सवाल तो आप खुद भी समझते हैं इसका क्या उत्तर होगा। इसलिए मार्केट लेवल पे कोई बहुत बड़ी फ़र्क पड़ने वाली है मुझे ऐसा पता नहीं है। जो विदेशी फ्रूट होते हैं आमतौर से हम सब जानते हैं कि वो अपने देसी फ्रूट से महंगे होते हैं, तो वो आम जनता, आम आदमी उसको खरीद रहा है, ऐसा मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत नहीं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या घरेलू बाजार की रक्षा के लिए हम इंपोर्ट ड्यूटी लगातार बढ़ा सकते हैं? तब फिर ग्लोबल मार्केट का क्या होगा? दूसरे देश भी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। जो फ्री इकोनॉमी की बात हो रही है उसका क्या होगा? आयात शुल्क को लेकर देसी राजनीति की चिंताएं और दुनिया भर के जो ट्रेड एग्रीमेंट हैं उनकी विवशताएं या कंपल्शन क्या है, समझिए एक्सपर्ट से। देखिए साहब, फ्री मार्केट का सिद्धांत तो हमने देख लिया इतने सालों से। आपने देखा जब से WTO के 1995 में जब इससे WTO की लॉन्चिंग हुई है, तब से देख के अगर हम आज देख रहे हैं तो मुझे याद है वो समय जब बोला जाता था कि साहब हमारे किसान जो हैं वो ग्लोबली अब compete कर पाएंगे क्योंकि अमीर देश जो है वो अपनी ड्यूटीज कम कर रहे हैं। तो इससे हमारे देश को बहुत सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उस समय, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने तो कंपेयर भी किया था कि अमेरिकन जो किसान है उसके लेवल पे हमारे किसान आ जाएंगे। ये सब बातें हमने सुनी हैं और ये भी हम जानते हैं कि अब 30 साल 25 साल होने वाले हैं, 1995 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट जिस एक्सपेक्टेशन से हम सोच रहे थे बढ़े, वो नहीं बढ़े हैं। आज भी हमारे देश का मीट इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। तो इसका मतलब साफ है कि जो जिस चीजों में हमें एक्सपोर्ट का मार्केट मिलना चाहिए था, एक्सेस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है या वो नहीं हो पाया है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत बताई गई थी। तो मुझे लगता है कि हर कंट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपने किसानों का हित को नजर रखते हुए ड्यूटीज का इस तरीके से प्लानिंग की जाए या इम्पोज की जाए कि अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन सीन है उसको हम बचा सकें। और ये बाहर से जो इंपोर्ट आता है, ये हमारे यहाँ पर लाइवलीहुड की बात हम करते हैं, किसानों का जो व्यवसाय है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जितना हम बाहर से सस्ता इंपोर्ट करेंगे, मैंने हर बार कहा है, इंपोर्टिंग फूड इज इंपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए जिस कंट्री में हम ज्यादा इंपोर्ट फूड करेंगे तो ये कोई कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है आपकी। आई थिंक वी आर इंपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो उस दौर से निकलने के लिए हमें चाहिए कि हम इंपोर्ट्स को कम करें और किसी भी मात्रा से हम, जैसे अभी हम देखते ही हैं कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज होती हैं, नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग भी कई पैरामीटर्स होते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज भी लगाते हैं और हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ना, आज तक हमारा जो मैंगो है जब वो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, तो इंटरेस्टिंग है कि पहले आके वहां के एक्सपर्ट आके हमारे यहाँ से अप्रूवल करते हैं जहां से हमने एक्सपोर्ट करना है। ये क्या कारण है? हमारा देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि हम भी बोले कि आपके वहां से जो इंपोर्ट होगा वो हमारे एक्सपर्ट आके पहले देखेंगे? क्योंकि आफ्टरऑल जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, यानी कुछ बीमारियां होती हैं ऐसे जो देश में नहीं आनी चाहिए, उसको रोकने का भी एक तरीका होना चाहिए। वो देश तो अपने उसको रोकते हैं, लेकिन हम शायद ये वी आर मोर लॉयल देन द किंग। हम सोचते हैं कि बाहर से आयात होगा तो वो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। वी आर वेरी वेरी स्ट्रेंज कंट्री कि अपने किसानों को हम जब उसमें दांव पे लगा देते हैं तो हम कॉम्पिटिटिवनेस का ये एक आर्गुमेंट लेके चलते हैं। क्या अमेरिका को कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होना चाहिए था जब वो हमारे आम को वहां नहीं जाने देता? तो ऐसा नहीं कि भारत का स्वरूप, मार्केट का स्वरूप ऐसा बदल जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ इंपोर्टेड आइटम्स रहेंगे और डोमेस्टिक जो हमारे एप्पल ग्रोअर्स किसान हैं या जो वॉलनट ग्रोअर्स हैं उनका मार्केट कंप्लीटली मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। कुछ अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स होंगे बिकॉज हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और पहले भी जब अमेरिका के ऊपर जब ड्यूटी लगी थी तो बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट हो रही थी। अब ये होगा कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो दूसरे कंट्रीज हो, उनके साथ वो कम्पीट करेंगे और हमारे कंट्रीज में आएंगे। और एक बात जो याद रखने के लिए है वो ये भी है कि एप्पल पे भारत सरकार ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा के रखा है। सो 50 रुपये से कम एप्पल इंडिया में आ नहीं सकता है। तो ये जो मूवमेंट हुआ है और ये जो डिसीजन लिए फ्री मार्केट के उल्लंघन में नहीं है, बल्कि ये फ्री मार्केट से अलाइंड है। बिकॉज बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट कंपटीशन भी होगा,
बाहर के जो एप्पल्स हैं वो भी आएंगे, डोमेस्टिक जो घरेलू एप्पल यहाँ जो उत्पाद हो रहा है वो भी बाजार में बिकेगा, और हाँ उन दोनों में कंपटीशन होगा। बट ऐसा भी कोई कंपटीशन मुझे नहीं लगता होगा हिस्टोरिकली, अगर आप डेटा देखें, दैट इंपोर्टेड एप्पल्स जो है सो कंप्लीटली डोमेस्टिक ग्रोन एप्पल्स को डिस्प्लेस कर देंगे। ये ऐसा मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि निकट टर्म में या शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ होने वाला है। आज के लल्लन टॉप शो में मुख्य खबर में बात इतनी ही। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो भी फैसला होगा उससे कंज्यूमर और किसान दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहे। शो में आखिरी में हम करते हैं उम्मीद की बात, पर आज उम्मीद की बात में उदासी है, देशभक्ति है, वफादारी भी है। पिछले दिनों राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन हुआ। इसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ, 2 आतंकवादी हमने मार गिराए। शहादत की सूची में एक और नाम था, भारतीय सेना की डॉग स्क्वाड में शामिल केंट। केंट का काम था अपनी सूंघने की अद्वितीय क्षमता के जरिए दुश्मन का बारूद का पता लगाना। जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी तो गोलियों की बौछार हुई और केंट ने भी ये गोलियां झेली। केंट शहीद हो गई, देश की एक काबिल और ट्रेंड सिपाही। जी, मैंने सिपाही शब्द का इस्तेमाल किया। केंट की फोटो भारतीय सेना ने शेयर की और अंतिम यात्रा का वीडियो भी आया। आज का शो यहीं पर समाप्त होता है, कृतज्ञता के भाव के साथ उन सभी के लिए जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।